गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये अल्फाज थे शेर मैसूर टीपू सुल्तान के। टीपू सुल्तान ये वही सुल्तान है जिनकी लाश देखकर ब्रिटिश जनरल ने कहा था, आज से हिंदुस्तान हमारा है, नाउ इंडिया इज आवर्स। हिंदुस्तान के एक ऐसे सुल्तान जिनके जीते जी अंग्रेजों को बुरी हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, ये वही सुल्तान हैं जिन्हें दुनिया शेर मैसूर टीपू सुल्तान कहती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की जो शेर की तरह लड़ते थे, अंग्रेजों से कभी न डरे, जिसने अपने वतन के लिए सब कुछ लुटा दिया। टीपू सुल्तान शेर मैसूर कोई आम बादशाह नहीं थे, बल्कि वो एक लीडर और हिंदुस्तान के पहले फ्रीडम फाइटर थे और मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी को दुनिया में तैयार करने वाले मिसाइल मैन थे। जी हाँ दोस्तों, नासा के रिसर्च सेंटर में आज भी उनकी बनाई हुई मिसाइल्स मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पर आप अपने तबसरा, अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें। मैसूर हिंदुस्तान के साउथ जुनूब दक्कन में एक खूबसूरत इलाका है जहां आज कर्नाटक वाक़ है। 1750 में मैसूर के महल में टीपू सुल्तान पैदा होते हुए। इनके पिता हैदर अली एक बहादुर बादशाह और जनरल थे जिन्होंने मैसूर को ताकतवर बनाया। इनकी माँ फातिमा बेगम एक नेक सीरत खातून थी। जब भी टीपू सुल्तान को बचपन में दूध पिलाया करती तो बावजू होकर दूध पिलाया करती थी। और टीपू सुल्तान की तालीम और तरबियत भी इनकी माँ फातिमा बेगम ने ही की थी। टीपू सुल्तान की उम्र जब 15 साल थी तब से ही हैदर अली के साथ टीपू सुल्तान जंगों में गए। 1767 में जब अंग्रेज मैसूर पर हमला करते हैं तब सिर्फ 17 साल की उम्र में टीपू ने अंग्रेजों को धूल चटवा दी। टीपू सुल्तान और मराठों की भी एक जंग होती है, जो एक प्लेस है उसका नाम है काजूर। वो मकाम पर इनकी लड़ाई होती है। मराठों को टीपू सुल्तान बुरी तरह हरा देते हैं और दक्कन में जब से ही टीपू सुल्तान के चर्चे होते हैं। दक्कन ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान के चर्चे होते हैं और हैदर अली जब ही से उन्हें शेर कहने लगते हैं। 1777 में टीपू सुल्तान को मालाबार, जो आज केरला का इलाका है, वहां का इंचार्ज बनाया जाता है। और मालबार जो समंदर के किनारे एक खूबसूरत इलाका था जो आज भी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। वहां टीपू सुल्तान अपने टैक्स को आसान कर देते हैं और लोगों से दोस्ती करते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान की इस दोस्ती के बावजूद भी वहां पर अंग्रेजों का कब्जा होने वाला था। अभी बड़ी लड़ाई आने वाली थी और बड़े चैलेंजेस टीपू सुल्तान को आने वाले थे। अब आगे एक बड़ी जंग होने वाली थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। मराठे निजाम और छोटी छोटी रियासतें अपने इलाकों में राज कर रही थी। अंग्रेजों ने भी आधे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था और अंग्रेज सारे हिंदुस्तान को लूटने की कोशिश में हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते थे। साउथ में फ्रेंच और पुर्तगीज की ज्यादा पकड़ थी, इसलिए अंग्रेजों की यहाँ दाल गलना बहुत मुश्किल था। मगर 1760 के आते आते अंग्रेजों ने यहाँ पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अंग्रेजों की नजर में रियासत मैसूर, जो उस वक्त एक अमीर रियासत थी, यहाँ पर चंदन और बहुत सारे कुदरत के खजाने थे। इसलिए 1767 में पहली एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होती है। जीएस चाबरा अपनी किताब एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में लिखते हैं कि 1767 में मराठे मैसूर पर हमला करते हैं, लेकिन हैदर अली का जंग का मूड नहीं रहता। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। तो हैदर अली 30 लाख रुपए मराठों को देकर वापस भेज देते हैं। हैदराबाद के दूसरे निजाम भी बेंगलुरु तक अपनी फौज लेकर आते हैं, मगर वो भी हैदर अली के साथ मिल जाते हैं, अलायंस कर लेते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ये अलायंस बनता है अंग्रेजों के खिलाफ और दोनों मिलकर कावेरी पट्टनम को फतेह कर लेते हैं, जो कावेरी पट्टनम अंग्रेजों के कब्जे में था। लेकिन कुछ दिन बाद निजाम ने अंग्रेजों के साथ खुफिया बातचीत करनी शुरू कर दी और हैदर अली को धोखा दे दिया। हैदर अली ने फिर अंग्रेजों के मजबूत गढ़ पर हमला कर दिया। जी हाँ,
किताब हैदर अली एंड टीपू सुल्तान में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों के मद्रास पर हमला कर दिया और मद्रास को भारी नुकसान पहुंचाया। मद्रास अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस थी क्योंकि यहीं से इन लोगों के कारोबार होते थे और लंदन यहीं से सामान जाता था। इसलिए अंग्रेज कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और टीपू सुल्तान हैदर अली के साथ एक मुआहदा करते हैं जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसमें होती है अंग्रेजों की हार और टीपू सुल्तान और हैदर अली को इसमें जीत मिलती है, लेकिन इसमें एक मुआहदा होता है कि अगर कोई अंग्रेजों पर हमला करता है तो टीपू सुल्तान उनकी मदद को आएंगे और टीपू सुल्तान पर कोई हमला करता है तो अंग्रेज उनकी मदद को आएंगे। ऐसा एक मुआहदा, एक ट्रीटी होती है जिसे ट्रीटी ऑफ मद्रास कहते हैं। ये होती है 1767 में। फिर 1770 में मराठों ने हैदर अली के खिलाफ ऐलान जंग किया और इसमें अंग्रेज हैदर अली का साथ नहीं देते, तो हैदर अली को समझ आता है कि अब अंग्रेजों का इस देश से निकालना जरूरी हो गया है। तो हैदर अली एक नया प्लान बनाते हैं जिसमें वो और निजाम दक्कन मराठा एक अलायंस करते हैं और ये तीनों अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। अब अंग्रेजों को बात समझ आती है कि अगर ये तीनों मिले रहे तो हमारा काम तमाम हो जाएगा और अंग्रेज अपनी नई पॉलिसी इख्तियार करते हैं जिसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, और निजाम के साथ हाथ मिलाकर अंग्रेज मराठों को अलग कर देते हैं और हैदर अली को अलग कर देते हैं। अब हैदर अली अकेले हो जाते हैं तो हैदर अली फ्रांस की कंपनियों के करीब हो जाते हैं। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान फ्रेंच के बनाए हुए नए नए हथियार खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे ब्रिटिश को गुस्सा आता है और ब्रिटिश हैदर अली की इम्पोर्टेंट पोर्ट माहे पोर्ट पर हमला कर देते हैं। इसके जवाब में हैदर अली आरकोट पर हमला कर देते हैं और इसी के बीच में आरकोट के कब्जे के बाद हैदर अली की मौत हो जाती है। हैदर अली की कैंसर से 1782 में मौत होती है। तो टीपू सुल्तान इस जंग को जारी रखते हैं। इस जंग में कई जगह टीपू सुल्तान की जीत होती है। दूसरी एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान ने अपने बनाए हुए रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, इन रॉकेट की रेंज 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक होती थी और इससे एक रॉकेट से 50-50 फौजी मारे जाते थे। जब अंग्रेजों ने देखा कि इनकी इतनी ज्यादा फौज मर रही है और ये शिकस्त खाने लगे हैं, तो अंग्रेजों ने एक ट्रीटी की जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु। इसमें अंग्रेजों की दूसरी एंग्लो मैसूर वार में हार होती है, शिकस्त होती है और अंग्रेजों ने एक ट्रीटी की जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु। अब सुल्तान ने साबित कर दिया था कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है और ब्रिटेन में अंग्रेजों ने सफे मातम बिछा रखा। अंग्रेजों को अब किसी भी हाल में टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाना था। तो अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को तनहा करके मारने की एक प्लानिंग बनाई और एक नया अलायंस बनाया जिसमें निजाम, मराठा और अंग्रेज अब टीपू सुल्तान के खिलाफ आने वाले थे और एक जंग करने वाले थे जिसे कहते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार, तीसरी एंग्लो मैसूर वार। इस वार में टीपू सुल्तान ने अपने बच्चों को गिरवी रखा सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए, लेकिन सुल्तान को क्या पता था कि उनके महल में साजिशों का जाल था और गद्दारों की कोई कमी नहीं थी। टीपू सुल्तान के महल में अब गद्दार मिलने लगे थे और इनके महल में साजिशों का एक जाल बिछा हुआ था जिसका सरबराह था मीर सादिक। मीर सादिक की ही साजिशों और गद्दारों की वजह से अंग्रेजी फौज की कामयाब चालें होने वाली थी। मीर सादिक के ही वजह से अंग्रेजों की चालें अब कामयाब होने लगी थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का नया गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस नया हिंदुस्तान आया था। ये शख्स बहुत कमीना था और दुश्मन को जंग के मैदान में मारने से ज्यादा अपने घर में कमजोर करके मारने का हुनर जानता था। इसने टीपू सुल्तान की रियासत में कई जासूस भेजे, कई गद्दार भेजे, जिनमें एक का नाम था सैयद इमाम। ये शख्स टीपू सुल्तान के दारुल हुकूमत श्रीरंगपट्टनम, जहां पर टीपू सुल्तान के लालची दरबारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट के लिए तैयार करता है। लेकिन टीपू सुल्तान को बरवक्त मालूम हो जाता है तो इन्होंने इन दरबारियों और सैयद इमाम को सजाए मौत दे दी। लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान के दरबारियों की साजिशें कम नहीं हुई और गद्दारों की तादाद में इजाफा होता गया। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस अब भी अकेला मैदान में टीपू सुल्तान के खिलाफ आने से डरता था, तो उसने टीपू सुल्तान के खिलाफ निजाम, हैदराबाद और मराठों को साथ मिलाया।
لیکن اب جنگ شروع کرنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا اور بہانہ بھی جلدی ہی مل گیا تھا۔ لارڈ کارنوالیس نے ٹیپو سلطان پر یہ الزام لگایا کہ ٹیپو سلطان نے راجا تریونکور پر حملہ کیا اور انگریزوں نے ٹریٹی آف مینگلور کو توڑ دیا۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان پر یہ الزام لگایا کہ ٹیپو سلطان نے راجا تریونکور پر حملہ کیا اور ٹیپو سلطان کے خلاف یہی بہانہ کافی تھا، انہوں نے ٹریٹی آف مینگلور کو توڑ دیا۔ پھر نظام، مراٹھوں اور انگریزوں کی فوج ٹیپو سلطان کے خلاف آتے ہیں اور میسور پر حملہ کرتے ہیں۔ ٹیپو سلطان اکیلے تھے اور یہ 3 ریاستوں کی فوجیں تھیں، تو ٹیپو سلطان نے بھی تیاری شروع کر دی۔ نظام حیدرآباد اب انگریزوں کا غلام بن گیا تھا اور ہندوستان کو اب ہمیشہ غلامی کے زنجیروں میں قید کرنے جا رہا تھا۔ نظام کی طرف سے جو فوج کا سربراہ تھا وہ تھا میر عالم۔ آپ نے حیدرآباد میں میر عالم منڈی اور میر عالم تالاب کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ وہی میر عالم ہے جو ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کرنے حیدرآباد سے لشکر لے کر میسور کا رخ کرتا ہے۔ نظام نے اسی میر عالم کے انڈر ایک فوج بھیجی تھی اور اب جنگ ہونے والی تھی۔ مراٹھوں نے 30,000 کی فوج کے ساتھ میسور پر حملہ کیا اور داوڑ فتح کر لیا، اور مراٹھوں کی دوسری فوج کرنول تک، جو تنگا بھدرا ندی ہے، وہاں تک پہنچ گئی، اور نظام کی فوج نے 1791 میں کپل کو فتح کر لیا۔ اب ٹیپو سلطان کے سمندری علاقے مالابار پر بھی انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ انگریز آگے بڑھتے بڑھتے بنگلور پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ٹیپو سلطان کے غداروں نے لارڈ کارنوالیس کو ٹیپو سلطان کے حملے کی خبر کہہ دی تھی۔ جی ہاں دوستوں، ٹیپو سلطان لارڈ کارنوالیس پر حملہ کرنے والے تھے، لیکن غداروں نے پہلے ہی اس کی خبر کر دی۔ گھر کے بیدیوں نے ایک ایک راز فروخت کر دیے۔ اب انگریزی فوج ٹیپو سلطان کے ہیڈ کوارٹر سری رنگ پٹنم کا محاصرہ کر لیتی ہے۔ اب ٹیپو سلطان قلعہ بند ہو کر رہ جاتے ہیں اور دشمن باہر فوج محاصرہ کر لیتی ہے۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد ٹیپو سلطان فوج پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ لارڈ کارنوالیس بھاگ جاتا ہے، لیکن ٹیپو سلطان کی ایک غلطی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ان کی سلطنت ختم ہونے والی تھی۔ کیا تھی یہ ان کی غلطی؟ ان کی فوج، جب ٹیپو سلطان کی فوج لارڈ کارنوالیس پر زوردار حملہ کرتی ہے اور لارڈ کارنوالیس بھاگ جاتا ہے، تو ان کی فوج وہ بھگوڑی فوج کا پیچھا نہیں کرتی۔ یہ پہلی غلطی تھی ٹیپو سلطان کی، جس کی وجہ سے ان کی ساری حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ٹیپو سلطان کی فوج اس انگریز فوج کا پیچھا کرتی اور لارڈ کارنوالیس کو پکڑا جا سکتا تھا اور قید کیا جا سکتا تھا۔ لارڈ کارنوالیس آگے جا کر پھر حملہ کرتا ہے اور ٹیپو سلطان کی فوج پر زوردار حملہ کرتا ہے۔ اسی کے بیچ ٹیپو سلطان کو لارڈ کارنوالیس ایک خط لکھتا ہے اور صلح کرنے کو کہتا ہے، اور صلح کی ایسی شرطیں رکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان کو یہ شرطیں کبھی بھی منظور نہیں تھی اور انہوں نے انکار کر دیا، مگر غداروں میر صادق اور پورنیا کی وجہ سے یہ شرطیں ماننی پڑی۔ پہلے تو میر صادق اور پورنیا نے کہا کہ ہمیں یہ شرطیں قبول نہیں ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے ٹیپو سلطان کو سمجھایا کہ ابھی تو صلح کر لو، بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ بعد میں دل میں خوش ہونے لگے کیونکہ ٹیپو سلطان ان کے ٹراپ میں آ گئے تھے۔ ٹیپو سلطان کو اس جنگ میں اپنی آدھی سلطنت انگریزوں کو دینی پڑی اور مراٹھوں نے توڑا حصہ لیا اور نظام نے بھی کئی علاقوں کو اپنے حصے میں لے لیا۔ اب ٹیپو سلطان نے اپنے 2 بیٹوں اور 1 کروڑ روپے انگریزوں کے حوالے تعاون جنگ ادا کی۔ یوں غداروں اور میر صادق پورنیا جیسے غداروں کی وجہ سے سلطنت خداداد ہمیشہ کے لیے کمزور ہو گئی۔ پورنیا جو وزیر اعظم تھا، اس نے انگریزوں کو قیمتی راز بتائے اور میر صادق نے بھی کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ لارڈ کارنوالیس کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹیپو سلطان کی سلطنت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اب ٹیپو سلطان کے درباریوں کی نظر انگریزوں پر تھی۔ ٹیپو سلطان نے اب یہ عزم کر لیا تھا انگریزوں سے بدلہ لوں گا، اور انہوں نے اپنے عزم میں یہ بھی رکھا کہ جب تک میں انگریزوں کو شکست نہیں دوں گا تب تک میں اپنے بستر پر نہیں سوؤں گا، اور ٹیپو سلطان زمین پر سونے لگے۔ انہوں نے یہ عزم کیا کہ میں ٹیپو سلطان ہوں اور انگریزوں کو ہرا کر رہوں گا، اور انہوں نے ایک ایسی کھلونا گھڑی بھی تیار کروائی جس میں ایک شیر ایک برطانوی فوجی کا گلا دبوچ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر ٹیپو سلطان نئے نئے طریقے سوچتے کہ میں انگریزوں کو کیسے شکست دے سکتا ہوں۔ اس سلسلے میں ٹیپو سلطان نے فرانس کے شاہ لوئی کو بھی خط لکھا اور اپنے خاص اعتمادی غلام علی کو فرانس کے شاہ لوئی کے پاس بھیجا، مگر شاہ لوئی نے بھی کوئی یقین نہیں دلایا کہ وہ ٹیپو سلطان کی مدد کرے گا۔ پھر ٹیپو سلطان نے نیپولین کو خط لکھا۔ نیپولین اور ٹیپو سلطان اچھے دوست تھے،
क्योंकि टीपू सुल्तान नेपोलियन के नजरिए को पसंद करते थे और नेपोलियन टीपू सुल्तान की जंगी महारत और उनके बनाए हुए मिसाइल्स के बारे में सुन रखा था। जब टीपू सुल्तान ने खत लिखा तो नेपोलियन मिस्र में था। मिस्र जो इजिप्ट है, वहां पर इजिप्ट को उसने फतेह किया था। नेपोलियन ने वादा किया कि वो हिंदुस्तान को जरूर आएगा और अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंकेगा। लेकिन इसका ये खत रास्ते में ही अंग्रेजों को मिल जाता है, तो अंग्रेजों ने सुल्तान को फ्रांसीसी हुकूमत से ताल्लुक रखने के बहाने से एक जंग का ऐलान कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को वापस अंग्रेजों ने ब्रिटेन बुला लिया था। फिर नया गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली आता है। ये शख्स मक्कार और मक्कारी के साथ इसके अंदर धोखाधड़ी भी बहुत थी। इसने सुल्तान को पहले इत्मीनान दिलवाया कि सुल्तान के खिलाफ कोई जंग नहीं की जाएगी, और फिर अचानक ये सुल्तान के शहर श्रीरंगपट्टनम का मुहासरा कर लेता है। जब सुल्तान देखते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अंग्रेजों की फौज इनके शहर का मुहासरा कर लेती है। वो सुल्तान को अकेला कर देता है और मराठों के एक वजीर आजम लाला फडणवीस, जो पहले टीपू सुल्तान के खिलाफ थे, लेकिन बाद में जब फडणवीस ने देखा कि अंग्रेजों ने एक एक करके सारे हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो इन्होंने सुल्तान से इत्तेहाद करने की कोशिश की। लेकिन रिचर्ड वेलेस्ली ने इसको नाकाम बना दिया। निजाम को मराठों के खिलाफ, मराठों को टीपू सुल्तान के खिलाफ और टीपू सुल्तान को निजाम के खिलाफ कर दिया और मराठों से डराने लगा। अब सुल्तान को निजाम अली खान की फौज और मराठों और अंग्रेजों की फौज से मुकाबला करना था। अब सुल्तान आखिरी कोशिश ये करते हैं कि उस वक्त के उस्मानी खलीफा सुल्तान सलीम ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान को खत लिखते हैं और काबुल के सुल्तान से भी मदद तलब करते हैं, लेकिन कोई भी इस शेर की मदद को नहीं आता है। 22 फरवरी 1799 अंग्रेजी फौज तैयार रहती है। इनकी फौज के साथ एक फौज रहती है जो निजाम की फौज थी। इस निजाम की फौज की क़यादत मीर आलम कर रहा था। ये फौजें अब टीपू सुल्तान की रियासत के रायकोट पर कब्जा कर लेती है और आगे बढ़ती है। अब सारी फौजें मालबार की तरफ से आती है और एक फौज निजाम की, एक फौज मद्रास की तरफ से आती है, वो अंग्रेजों की होती है। सुल्तान ने भी अपनी फौज तैयार कर ली। टीपू सुल्तान की ताकत तकरीबन 37,000 की फौज टीपू सुल्तान की थी, जबकि ब्रिटिश के पास 60,000 की फौज थी और हैदराबाद की 10,000 की फौज मीर आलम के पास थी। टीपू सुल्तान को सबसे ज्यादा इस जंग में उनकी बनाई हुई मिसाइल्स काम आई, जिससे ब्रिटिश फौज की आधी से ज्यादा फौज इन्हीं मिसाइलों से जख्मी हो गई। टाइगर ऑफ मैसूर नामी किताब में डेनी फॉरेस्ट लिखता है कि टीपू सुल्तान की रॉकेटों की बारिश इस कदर थी कि वहां से चलना भी मुश्किल हो जाता था, कि अगर वहां से कोई गुजरे तो वो रॉकेट आकर उसी पर गिरता था और वहां का इलाके में कई लोग मारे जाते थे। 2 मई 1799 को अंग्रेजों ने मराठों और निजाम की मदद से श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया। इसी हमले में एक ब्रिटिश गोली सुल्तान के मिसाइलों के गोदाम में लगती है, जहां एक जोरदार धमाका होता है और इनकी ये मिसाइलों का गोदाम तबाह हो जाता है। ये भी एक इनकी बहुत ही कमजोरी बन जाता है, क्योंकि इनके मिसाइल्स अंग्रेजों को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। फिर जंग आगे बढ़ती है। मीर मोइनुद्दीन, जो टीपू सुल्तान की दूसरी बीवी के बाप थे, यानी उनके ससुर थे, उन्होंने उनके साथ गद्दारी की और पूर्णिया ने भी गद्दारी की। टीपू सुल्तान की फौज को मीर मोइनुद्दीन और पूर्णिया ऐसी जगह खड़ा करते हैं जहां पर अंग्रेजों की तोपों का रुख था। फिर ऐसा वक्त भी आया कि टीपू सुल्तान की फौज के कई सिपाही शहीद होते गए। आखिरकार टीपू सुल्तान के गद्दारों ने ऐसा काम किया जो टीपू सुल्तान की पीठ में छुरा घोंपने की तरह था। अब गद्दारों के दिलों में खुशी थी। टीपू सुल्तान की हुकूमत का खात्मा होने वाला था। मीर सादिक और पूर्णिया को भी अब अपने नए ख्वाबों की ताबीर पूरी होती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर एक बात कह दूं कि पूर्णिया जो वजीर आजम था और एक कमांडर भी था, वो थोड़े से हिस्टोरियन की किताबों में गद्दार है और थोड़े हिस्टोरियन की किताबों में एक वफादार जर्नैल है। अगर पूर्णिया वफादार होता तो टीपू सुल्तान के मरने के बाद वो मैसूर के राजा की गुलामी न करता। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद पूर्णिया ने अंग्रेजों के बनाए हुए मैसूर के राजा, जो बच्चा ही था, उसका वजीर बन जाता है, उसका अतालिक बन जाता है। ये वही पूर्णिया था जो टीपू सुल्तान के जीते जी अपने वफादारियों की कसमें खाता था।
अंग्रेजों की फौज को मुहासिरा किए हुए कई दिन गुजर गए थे। टीपू सुल्तान को एक दिन खबर मिलती है कि अंग्रेज आज के दिन सुबह के वक्त हमला करेंगे। टीपू सुल्तान हैरान रह जाते हैं क्योंकि दिन के वक्त हमला करना अंग्रेजों को अपनी फौज को सुसाइड कराने के बराबर था, क्योंकि सुल्तान के फौजियों के निशाने से बच निकलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन टीपू सुल्तान को क्या पता था कि गद्दारों के होते हुए लाखों की फौज भी बेदस्तो पा हो जाती है। एक किले की दीवार पर सैयद गफ्फार और मीर मोइनुद्दीन एक कमांडर की तरह रहते हैं। वहां पर पूरे फौजियों को कमांड करते हैं, लेकिन सैयद गफ्फार मीर मोइनुद्दीन के अंडर ही होते हैं। मीर मोइनुद्दीन एक गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर गरमकुंडा की जागीर अपने नाम करवा ली और मजहब, खानदान और सब भूलकर फिरंगियों के खदमों में अपना सर रख दिया। इसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। मीर मोइनुद्दीन सैयद गफ्फार को शहीद करवा देता है। जब ये खबर टीपू सुल्तान को मिलती है तो वो खाना खा रहे थे। खाना खाने बैठे थे कि एक निवाला अपने मुंह में रख रहे थे, तो जब भी टीपू सुल्तान को खबर मिलती है कि सैयद गफ्फार शहीद हो गए हैं। इसी हालत में टीपू सुल्तान अपना खाना छोड़कर बंदूक और तलवार लेकर निकल जाते हैं। किले के दूसरे हिस्से में जहां फौज थी तो गद्दार मीर सादिक ने फौज को दोपहर के 1 बजे तनख्वाह देने के बहाने दीवार से हटवा देता है और अंग्रेजों के लिए अब रास्ता साफ था। अंग्रेज किले की फसील तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं और सुल्तान को पता चलता है कि अंग्रेजों ने किले का मुहासिरा ही तोड़ दिया है और अंग्रेज किले में दाखिल हो गए हैं। टीपू सुल्तान भी लड़ते लड़ते वाटर गेट तक पहुंच गए थे, जहां पर टीपू सुल्तान बाहर निकलते हैं और मीर सादिक किले का दरवाजा, जो वाटर गेट का दरवाजा होता है, वो बंद कर देता है। जब मीर सादिक वो दरवाजा बंद करके वापस पलटता है तो एक सिपाही उसे कत्ल कर देता है। सिपाहियों को पता चल गया था कि ये मीर सादिक गद्दार है और किले से बाहर टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते आगे बढ़ रहे थे। वहीं पर इनके एक वफादार सिपाही ने बताया था कि सुल्तान, अगर तुम इन अंग्रेजों को बता दो कि मैं ही टीपू सुल्तान हूँ तो ये तुम्हारी जान बख्श देंगे। तब सुल्तान ने अपने ये अल्फाज कहे जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गए। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और कई अंग्रेजों को मारकर टीपू सुल्तान सीने में गोली लगने की वजह से जमीन पर गिर जाते हैं और एक अंग्रेज सिपाही इनकी कमर पर बने एक हीरों के पट्टे को निकाल रहा था तो उसका सर बदन से जुदा कर देते हैं और एक अंग्रेज सिपाही उनकी कनपट्टी में गोली चलाता है, जिससे टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं। अब हिंदुस्तान की माएं शेरों को पैदा करने वाली नहीं थी, क्योंकि एक शेर था जो शहीद हो गया। अब अंग्रेज गवर्नर हैरिस ने टीपू सुल्तान की लाश देखकर कहा था, नाउ इंडिया इज आवर्स, हिंदुस्तान आज से हमारा है। लेकिन जब अंग्रेज टीपू सुल्तान की लाश देखते हैं तो डर जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी और उनके रगों में खून गर्म था। जब उनके जिस्म को छुआ जाता है तो जनरल हैरिस ने कहा कि ये अभी मरे हैं, शायद ऐसा लगता है कि अभी मरे हैं, लेकिन टीपू सुल्तान मरे हुए 4 घंटे हो गए थे। इस तरह टीपू सुल्तान से अंग्रेज मरने के बाद भी डरे। जब टीपू सुल्तान के शहीद होने की खबर शहर वालों को मिली तो शहर में मातम बिछ गया। इनके जनाजे में हिंदू मुसलमान सब रोने लगे, क्योंकि यही वो टीपू सुल्तान थे जो उस कावेरी नदी के किनारे बचपन गुजारा और लोगों में रहकर अपने बचपन को गुजारा था। ये वही सुल्तान थे जो बचपन से लेकर बड़े हुए तक उसी शहर में थे, उसी इलाके में थे। और शहर के हिंदुओं और मुसलमानों का रोना तो जायज था, क्योंकि वो एक रहमदिल बादशाह थे। टीपू सुल्तान की जिंदगी हमें सबक देती है शुजाअत का, बहादुरी का। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना सर किसी जालिम के सामने नहीं झुकाना चाहिए। इस वीडियो पर हमने बहुत ही मेहनत की है, बहुत सी किताबें पढ़ी है, बहुत से ऑथेंटिक वेबसाइट्स और इसमें फैक्ट्स के जरिए हम लोगों ने आपके पास एक अहम मौजू और अहम पैगाम भेजा है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हिम्मत अफजाई करें।